बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 जून 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज किया है। चेंज मीन कि इसके फॉर्मेट में तब्दीली लाई है आप व्यूअर्स की हदायत की रोशनी में। और अब इंशाअल्लाह ताला पहली गलतियां माफ कर दें, जिन्होंने डांटा उनसे माजरत है। तो अब 30 मिनट से प्रोग्राम बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि आपने नॉर्मल स्पीड से जो है वो वीडियो देखनी और सुननी है, और कोशिश करनी है कि 50% जो है वो हमें जो वॉच ड्यूरेशन है, एवरेज वॉच ड्यूरेशन, वो हमें 50% मिले। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं और 4 मुद्दे हैं हमारे। पहला मुद्दा आज हमारा ये है कि रियासत पाकिस्तान का मतलब इस वक्त क्या हो चुका है। इस वक्त रियासत पाकिस्तान का मतलब है कि आर्मी चीफ की नौकरी, आर्मी चीफ की मुद्दत। क्योंकि जो भी आर्मी चीफ आता है तो उसके पहले ज़हन में होता है कि इस्लामाबाद पे काबू किस तरह करना है। पूरी दुनिया में आर्मी चीफ आते हैं, 3 साल 4 साल पूरे करते हैं और बड़ी खामोशी से और बड़ी शराफत से घर वापस चले जाते हैं। पोते और पोतियों को नवासे और नवासियों के साथ बड़ी खूबसूरत जिंदगी बसर करते हैं। कल आपने देखा होगा केयर स्टॉर्मर, ये वजीर आजम थे बरतानिया के, कितने आराम से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये केयर स्टॉर्मर आप दोबारा नहीं सुनेंगे कि ये कोई बयान दे रहा है, ये किसी से मिल रहा है, बस खत्म। वो वजीर आजम बना, उसने अच्छा किया बुरा किया, अब वो मंजर से गायब हो जाएगा। अब वो अपनी जिंदगी जिएगा और यही होता है। जो कुछ उससे हो सकता था बरतानिया के लिए उसने किया, अच्छा किया, गलत किया, इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आइंदा आप उसको मंजर पे नहीं देखेंगे। दूसरा मुद्दा कि पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पे खुली जेल बन चुका है। यहाँ पे कोई भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है और किसी भी वक्त जज उससे जो है वो सजा दे सकते हैं। कल का वाकया आपके सामने होगा या परसों का। डॉक्टर महरन बलोच, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और कहा गया है कि जिस जुलूस में वो शामिल थी तो उस जुलूस ने एक एफसी के जवान पर तशद्दुद किया और वो एफसी का जवान वो जान बहक हो गया। लिहाजा डॉक्टर महरन बलोच जिम्मेदार ठहरी और उनको उम्र कैद हो गई। तीसरा हमारा मुद्दा होगा कि जर्नैलों को आजकल कश्मीर में एक नए मुजीबुर रहमान की तलाश है, क्योंकि मुजीबुर रहमान ये फातिमा जिन्नाह के चीफ पोलिंग एजेंट थे। अयूब खान के मुकाबले में फातिमा जिन्नाह का साथ दिया, कैद आज़म की बहन का साथ दिया, कन्फेडरेशन के हामी थे। ये कहते थे कि जो दिफा है, जो करेंसी है, जो वजारत खारजा है, ये 4-5 बड़े शोबे जो है वो पाकिस्तान के पास होने चाहिए। वैसे जो है वो सूबों को खुद मुख्तारी होनी चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में ये है, अमेरिका में ये है। बहरहाल बात नहीं मानी गई और फिर पाकिस्तान टूट गया। आजकल हमारी तलाश है यानी जर्नैलों की कि हमें कश्मीर से कोई शेख मुजीबुर रहमान वो मिले। और आखिरी आपको एक कहानी सुनानी है, बड़ी दिलचस्प, लेकिन आपका इम्तिहान होगा, आपकी ज़हनी आजमाइश है कि ये कहानी सुनकर आपने मुल्क का नाम लाजमी लिखना है कि ये किस मुल्क की जो है वो कहानी है। लेकिन एक और सिलसिला जो अब शुरू किया है वो ये कि 2 बेहतरीन लोगों के अकवाल शामिल करेंगे जो यानी हालात हादरा पे फिट आएंगे और आपको मजा करेंगे। मसलन सबसे पहले ची गुवेरा कहते हैं कि अगर तुम लोग जो है वो गलत को गलत नहीं कह सकते तो ये गुलामी की बदतरीन शक्ल है। अब आप खुद अपने आप को देख लें, अपनी कौम को देख लें, आया आप गलत को गलत कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते तो ची गुवेरा की बात आप सुन लें। अब्दुर्रहमान इब्ने खुल्दून
انہوں نے مقدمہ لکھا, مقدمہ پڑھنے والا ہے, اس میں تقریباً ساری تاریخ سمودی ہے. ابن خلدون نے قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں بیان کی ہیں. قوم عروج کس وقت پاتی ہے, زوال کس وقت پاتی ہے, یہ اپنے مقدمے میں عبد الرحمن ابن خلدون نے لکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع دیا جائے کہ ظالم حکمرانوں کو ختم کروں یا عوام کو ختم کروں, تو میرا آپشن ہوگا کہ میں سب سے پہلے عوام کو ختم کروں گا, کیونکہ یہ عوام ہی ہے جو ظالم حکمرانوں کو جنم دیتی ہے. یہ عبد الرحمن ابن خلدون کا قول آپ کے سامنے رکھنا تھا. اب ہم آتے ہیں اپنی خبروں پہ. آج منگل ہے اور ملاقات کا دن ہے عمران خان سے. اب دیکھتے ہیں عمران خان سے ملاقات ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی, ان کا کوئی پیغام باہر آتا ہے نہیں آتا. پچھلے دنوں خبریں چلوائی گئیں کہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ان سے ملاقات کی ہے. پھر خبریں آئیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور کوئی پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں. وہ آج پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی. بشرا بی بی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے, اور کوئی مریم نام کی جو ہے وہ افسر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان پہ تشدد کر رہی ہے. پتہ نہیں مریم نام حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا, لیکن ہمیں تو جو مریم ٹکری ہیں, چاہے وہ اورنگزیب ہے, چاہے وہ صفدر ہے, چاہے وہ یہ والی اب مریم کا نام آ رہا ہے, کہ اس نے جینا محال کیا ہوا ہے جو ہے نا وہ بشرا بی بی کا. اور ان کے سیل کے سامنے ایک جو گٹر ہے سیوریج کا, اس کو بھی جان بوجھ کے کھول دیا گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ سیوریج کا گٹر آپ کے سیل کے سامنے کھلا ہوا ہو تو کیا پوزیشن ہوگی. بہرحال یہ پاکستان ایک دائروں کے سفر میں وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. کہانی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے جس پہ آپ نے تبصرہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کہانی کس ملک کی ہے. ایک تندور والا تھا جو 5 روپے میں روٹی بیچتا تھا. اسے روٹی کی قیمت میں اضافہ کرنا تھا, لیکن بادشاہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی قیمت نہیں بڑھا سکتا تھا. تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا, بادشاہ سلامت, مجھے روٹی 10 روپے کرنی ہے. بادشاہ نے کہا 30 کی کر دو. 10 کی نہیں 30 کی کر دو. تندوری نے کہا, بادشاہ سلامت, اس سے تو طوفان آ جائے گا, شور مچ جائے گا. بادشاہ نے کہا, اس کی فکر نہ کرو, میرے بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ, تم اپنا منافع دیکھو اور روٹی 30 روپے کی کر دو. اگلے دن اس نے روٹی کی قیمت 30 روپے کر دی. شہر میں کوہرام مچ گیا. لوگ بادشاہ کے پاس پہنچے اور شکایت کی کہ تندور والا ظلم کر رہا ہے, 30 روپے کی روٹی بیچ رہا ہے. بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ فوراً میرے دربار میں تندوری کو پیش کیا جائے. وہ جیسے ہی دربار میں پیش ہوا, بادشاہ نے غصے سے کہا, تم نے مجھ سے پوچھے بغیر قیمت کیسے بڑھا دی؟ یہ رعایا میری ہے, لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے تندوری کو حکم دیا کہ تم کل سے آدھی قیمت پر روٹی بیچو گے, ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. بادشاہ کا حکم سن کر عوام نے اونچی آواز میں کہا, بادشاہ سلامت زندہ آباد. اگلے دن سے 30 کی بجائے روٹی 15 میں بکنے لگی. عوام خوش, تندوری خوش, بادشاہ بھی خوش. اب سوچ کر بتائیں کہ وہ کون سے ملک کی عوام تھی اور وہ کون سے ملک کا بادشاہ تھا. اس نے ریکویسٹ کی تھی 10 روپے کی اور اس کی روٹی کی قیمت ہو گئی 15 روپے اور بادشاہ کی واہ واہ بھی ہو گئی. اگلی جو خبر آپ کے سامنے ڈسکس کرنی ہے, سوئٹزرلینڈ سے ایک ویڈیو آئی ہے جس میں ایک گواچی گاں پھر رہی ہے. اس گواچی گاں کا جو نام ہے اردلی شباز شریف, اور وہ وہاں پہ اس طرح پھر رہا ہے جس طرح جو ہے نا کھمب کے میلے میں وہ ماں سے بچھڑ گیا ہو.
इनको न कोई सफारतकारी आती है क्योंकि जाली हैं, न ये पढ़े हुए हैं, न इनका कोई आईक्यू लेवल है। बहरहाल वहां पे एक और तस्वीर आई है जहां पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग पाकिस्तान में वो हाथ बांध के खड़े हैं, हालांकि नमाज भी नहीं पढ़ रहे लेकिन हाथ बांध के खड़े हैं लात के सामने, मन्नात के सामने, जेडी वैंस के सामने। उसमें आसिम मुनीर साहब हैं, उसमें मोहसिन नकवी साहब हैं और उसमें शहबाज शरीफ अर्दली साहब हैं। ये हाथ बांधे स्विट्जरलैंड में जो है वो खड़े हैं। अगर ऐसे ये लोग अपनी कौम के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं, अपनी कौम के खादिम बन जाएं, नकली भी हों, तो फिर भी कौम इनको कबूल कर लेगी। जो अगली खबर है वो खबर ये, और ये बहुत बड़ी खबर है, कि अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी है, लेकिन 3 ममालिक को ईरान तेल नहीं बेच सकता। उसमें नंबर 1 है शुमाली कोरिया, नंबर 2 है क्यूबा और नंबर 3 है यूक्रेन। अब पाकिस्तान के पास सबसे गोल्डन चांस है कि वो इससे फायदा उठाए और अपनी गैस पाइपलाइन मुकम्मल करे, लोगों को वाफिर और सस्ती गैस मिले, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि तेल बरामद करे ईरान से। तेल का ईरान का भी फायदा हो और पाकिस्तानियों का भी फायदा हो। मैंने आपको बताया है कि दुनिया में अगर कोई बेहतरीन तेल मौजूद है तो वो ईरान का तेल है, जिसे ज्यादा साफ नहीं करना पड़ता, जिसे ज्यादा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ता। तो अब ये मौका है कि ये पाकिस्तान के बारे में सोचें और अपना कमीशन भी रख लें, बिल्कुल रख लें, लेकिन अब गैस पाइपलाइन को और पेट्रोल को बहाल करें। उसके बाद जो अगली खबर है ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। मसूद पेजेश्कियान सदर हैं ईरान के, आज तशरीफ ला रहे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन उसके साथ ही एक बुरी खबर है वो ये कि पूरे इस्लामाबाद को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये नया रिवाज आया है। हालांकि हम बचपन से देखते आ रहे थे कि यहाँ पे लोग आते जाते, मुलाकातें होती, हर कोई अपना कारोबार जारी रखता, लेकिन जब से ये रजीम आई है, ये नकली रजीम, ये पूरा इस्लामाबाद चौक कर देती है। आपको याद होगा कि इमरान खान का दौर था और यहाँ पे इस्लामी जो कॉन्फ्रेंस थी OIC की, तो कितने यहाँ पे जो है ना वो वज़राए खारजा आए थे, कितना बड़ा इवेंट था, सेलिब्रेट किया गया, लेकिन कोई बंदिश नहीं हुई, किसी का कारोबार नहीं रुका और दुनिया के मामला चलते रहे। लेकिन एक तरफ खुशी है कि मसूद पेजेश्कियान को हम खुशामदीद कहते हैं, सर आंखों पे बिठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद वालों की मुश्किलात में एक दफा फिर इजाफा हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि कश्मीर में दवाइयां शॉर्ट हो गई हैं, आटा जो है वो शॉर्ट हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया था कश्मीर वालों ने। पहले तो मैं इस पे हैरान था कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का नाम मंजूर कैसे कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान को पूरी दुनिया जानती है, ये किसकी तरफ से खेलते हैं, ये किसके बंदे हैं, और वही मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान ने कर दिया है कि मुज़ाकरात से पहले जो है वो धरना खत्म किया जाए, फिर मैं धुरंधर की तरह एंट्री मारूंगा और मुज़ाकरात करवाऊंगा, क्योंकि ये जिसका बंदा है हर कोई जानता है। बहरहाल कमेटी ने कहा है कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे, लेकिन धरने को वो खत्म नहीं करेंगे। अगर मुज़ाकरात करने हैं या करवाने हैं तो जरूर करवाएं, लेकिन धरना जो है वो जारी रहेगा। एक इंतहाई मुज़ायका खेज खबर सामने आई है, वो ये कि पेट्रोलियम कंपनियों ने खत लिखा है हुकूमत को कि आपने यकदम जो है वो इतने पैसे गिरा दिए हैं और हमें इतना नुकसान हो गया है। अंदाजा करें इन माफियाज का। जब बड़ा था 100 रुपया, जंग अभी लगी भी नहीं थी, पुराना स्टॉक पड़ा था, उस वक्त इन्होंने खत नहीं लिखा। अब खत लिख दिया है कि हुकूमत कीमत बढ़ाने और गिराने से पहले हमसे मशवरा करे। अब ताकत देखें माफियाज की। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ऐलान करती है, और मुझे गांव में बताया जा रहा था कि जितना हुकूमत ने ऐलान किया है फिर भी 2-3 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं पेट्रोल पंपों पे। खुली बदमाशी, खुला चैलेंज। यहां किसी को रेट ऑफ द गवर्नमेंट नजर नहीं आती। यहां नहीं जाते रेंजर्स कि उनको उनका लित्र पोला करें कि हमने ऑर्डर दिया है, रियासत ने ऑर्डर दिया है कि जी इतनों का और आप इतने का बेच रहे हैं। बहरहाल उन्होंने खत लिख दिया है। हालांकि इस वक्त बैन अल-अक़वामी मंडी की यह सूरत हाल है कि 70 और 75 बैरल पे
डॉलर्स पे फी बैरल फ्लोट कर रहा है, इतनी कम कीमत। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने पहले तेल खरीद रखा था, आपने इतनी कीमत जो है ना वो कम कर दी। इनसे कोई पूछे कि जब हुकूमत ने कीमत बढ़ाई थी तो आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा था, आपने सप्लाई भी बंद कर दी थी कि अब जब रात को 12 बजे नए रेट्स लागू होंगे तब हम बेचेंगे, उस वक्त आपको याद नहीं आई। बहरहाल पूरी कौम का जो मिजाज है वो आपके सामने है। 4 वज़राए आज़मों के नाम जो है वो सामने आ गए हैं, इनमें 2 और बंदों का जो है वो इजाफा हुआ है। इसमें पहले नंबर पे दौड़ में हैं मोहसिन नकवी साहब, दूसरे नंबर पे हैं जरदारी का लौंडा बिलावल जरदारी, क्योंकि 2.5 साल का मुआहदा था। तीसरे नंबर पे 2 नए नाम जो है ना वो आ गए हैं। एक नाम है मुस्तफा नवाज खोखर, कोई सीट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन अगलों ने नाम दे दिया है। चौथे नंबर पे एक ढगा है, मरी का ढगा। ढगा आप समझते होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी, जिसकी पैंट और बेल्ट में तलाशी ली गई थी अमेरिका में, अब उसका नाम भी आ रहा है कि इसी मकसद के लिए उसकी पार्टी बनवाई गई थी। ये 4 नाम इस्लामाबाद में फ्लोट कर रहे हैं कि इनमें से कोई अगला जो है वो वजीर आजम हो सकता है। अब जो है जर्नैल, उनको मुजीबुर रहमान की तलाश है कश्मीर में। ये मुलाजा करें, क्या पाक फौज आजाद कश्मीर में यूएन की करारदादों के मुताबिक अवाम को इस वक्त हक खुद इरादियत देने को तैयार है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ, या फिर आजाद होना चाहते हैं? क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। नहीं, अच्छा सॉरी, पाक फौज जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है। पहले अक्सरियत का मैंडेट छीन कर इमरान खान का अपनी मर्जी का बंदा वजीर आजम बनाया, फिर उन लोगों से मुआहदे करके मुकर गए, अब उन्हें गद्दार ठहरा रहे हैं ताकि नाकाबंदी करके वहां जाने वाली खुराक और खाना पीना रोक रहे हैं। दर्जन भर लोगों को शहीद करके भी देख लिया, रहनुमाओं के घर तोड़कर देख लिया, ओवरसीज कश्मीरियों के अहले खाना को अगवा करके देख लिया। क्या इसका नतीजा कश्मीर में पाक फौज और पाकिस्तान की मोहब्बत निकलेगा? फर्ज किया वक्ती तौर पर फौज इन लोगों को तोड़ने, खौफजदा करने या डराने में कामयाब हो जाती है, फिर क्या होगा? कितनी ही दफा फौज ने बंगाली डरा लिए थे, कितने ही ऑपरेशन फौज ने बलूचिस्तान में किए थे, कितनी ही दफा टीवी पर दोहराया गया कि दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। वो कौन से जज्बात हैं जिन पर अब मोहर लग चुकी है? मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी फेडरेशन का हमायती था, फिर पाक फौज ने बंदूक की नोक पर उसके ख्यालात बदल दिए। यही सब शायद फौज यहां भी करना चाहती है, और शायद आजाद कश्मीर में भी फौज को किसी मुजीबुर रहमान की तलाश है। क्योंकि मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं ये इंडिया का बहुत बड़ा असासा है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर बरकरार रह गए, और वो कहते हैं कि इनको कम से कम 10 साल तक रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर कोई सिविलियन खुरचन बकाया है ना, वो जो देग में बच जाती है खुरचन एंड पे, तो वो भी जनरल आसिम मुनीर खत्म कर देंगे। सिविलियन इदारे जमीन बोस हो जाएंगे, जो लूली लंगड़ी पोलियो ज़दा जमहूरियत है वो भी खत्म हो जाएगी, और शख्सी इक्तदार होगा। और शख्सी इक्तदार फिर क्या करता है? अयूब खान ने बीज बोया और याया खान ने जो है वो फसल काटी, क्या हुआ? शख्सी हुकूमत से आपके सामने है। तो मेजर गौरव आर्य के मुताबिक कि ये शख्स पाकिस्तान के 4 टुकड़े, मेरे मुंह में खाक, 4 टुकड़े जो है वो करना चाहता है, या 4 टुकड़े करके छोड़ेगा। ये मेरे ख्यालात नहीं है, ये इंडियन मेजर गौरव आर्य जो है वो इसका इजहार
कर रहे हैं। अब हम अगली खबर पे चलते हैं और अगली खबर यह है कि ईरान और अमेरिका में इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरान के एटमी प्रोग्राम का मुआयना करेंगे और इसमें कोई कबाहत नहीं। अगर ईरानी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते या नहीं बना रहे तो उसमें जो उनका मुआयना है वो कोई मानी नहीं रखता। सैयद जो थे अली खामेनाई, उनका फतवा मौजूद है कि एटम बम चरिंद परिंद हर जानदार को खत्म कर देता है, लिहाजा ये बनाना जो है वो खिलाफ शरीयत है। जब फतवा मौजूद है तो ईरानी जरूर दिखाएं और फायदे ले, अवाम को फायदा दें। वो तो हो गया। 79 के बाद जो ईरानी हैं वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी गैरत को सलाम है, उनकी खुददारी को सलाम है। अब वक्त आ गया है कि उनके सब्र का उनको इनाम मिले और मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाए। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि जो है ना वो जो शौकत मीर साहब हैं उनकी एक ऑडियो जो है वो लीक करवा दी गई है किसी खातून के साथ। अब वो जो अल्फाज हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये जो हमारे मिलिट्री जर्नल्स हैं इनका ये तरीक़ाकार है। इसमें मजहब होता है कि ये यहूदी एजेंट है, इसमें शराब होती है कि ये शराब पीता है, हालांकि कौन कौन शराब पीता है और नहीं पीता आप बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद बेडरूम आता है, बेडरूम में ये घुसते हैं और ऑडियो और वीडियो लीक करवाते हैं। तो ऑडियो जो है वो शौकत मीर साहब की एक लीक हुई है और वो जो है चल रही है जी इस पे टीवी पे चल रही है। बहरहाल ये इनका पुराना तरीकाकार है। इराकची साहब कहते हैं कि ये जो मुआहदा है ये हर जगह पे लागू होगा, ये लबनान पे लागू होगा, फंड्स रिलीज होंगे। कतर भी राजी हो गया है कि वो फंड्स रिलीज करेगा, अमेरिका भी राजी हो गया है। और जो फरोख्त पर मैं पहले बता चुका हूं कि गैस और तेल की जो फरोख्त है उस पे से पाबंदी हटा दी गई है। उसके बाद जो अगली खबर है बड़ी दिलचस्प खबर है, पूरे मुआशरे की ये इक्कासी करता है। 3 उम्रा ज़ायरीन उनको रोका गया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। उनके पास रिटर्न टिकट मौजूद था, हर चीज दुरुस्त थी, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनसे रिश्वत तलब की गई कि वो रिश्वत दें तब उनको जहाज पे बैठने दिया जाएगा। वो अब अदालत में पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको पता है फील्डिंग पहले सेट है, इसलिए पहले अदालतों का बेड़ा गर्क किया गया कि कोई भूले बिसरे से यहां आ जाए तो अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। बहरहाल उम्रा ज़ायरीन से जो है वो रिश्वत तलब की गई है कि वो रिश्वत दें तो फिर जो है वो आप बाहर जा सकते हैं। अब हम अगले मुद्दे पे आते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो मफाद क्या है और जो रियासत पाकिस्तान का मतलब क्या है। आज की रियासत पाकिस्तान में जो लोग आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक, जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत इक़दामात पर बात करते हैं वो गद्दार कहलाते हैं, उम्र कैद की सजाएं पाते हैं। डॉक्टर मारंग बलोच कैद तन्हाई उनका मुकद्दर बनती है। इमरान खान और जो लोग खामोश रहकर अस्करियत के हर फैसले, फौज के हर फैसले पर सर तस्लीम खम करते हैं और अच्छे बच्चे बने रहते हैं वो मुहिब्बे वतन कहलाते हैं। इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पाते हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का मतलब आर्मी चीफ की नौकरी और अस्करी मफाद है। टोटल जिस पे रियासत काम कर रही है वो ये कि किसी ना किसी तरीके से आर्मी चीफ की नौकरी बरकरार रहे और इसको बरकरार रखने के लिए दुनिया के तमाम असूल, दुनिया के तमाम ज़ाब्ते, दुनिया के तमाम कवानीन अगर पैरों तले रौंदने पड़ते हैं, अदलिया को तबाह करना पड़ता है, मासूम लोगों को कैद करना पड़ता है। कल परसों एक PIA का सबका ड्राइवर PTI से वाबस्तगी की वजह से 10 साल कैद पा गया। बुजुर्ग है, सफेद दाढ़ी है, लेकिन उसको 10 साल की कैद सुना दी गई है। जी
आर्मी चीफ की नौकरी और फौजी मफाद के लिए खतरा होगा, उसके साथ वही होगा जो इमरान खान और डॉक्टर माहिर बलोच के साथ हो रहा है। किस्सा मुख्तसर, पाकिस्तान और फौज एक साथ नहीं चल सकते मौजूदा शक्ल में। जो फौज की मौजूदा शक्ल है उसके साथ पाकिस्तान और फौज नहीं चल सकते जब तक कि फौज में इस्लाहात नहीं होती, जब तक कि काकूल एकेडमी का सिलेबस तब्दील नहीं होता, उन्हें कोई इखलाकियात, कोई इस्लामियात, कोई कुरानी तालीमात, कोई अहदीस, कोई सिविल सुप्रीमेसी, कोई कैद आदम के अकवाल नहीं पढ़ाए जाते, उस वक्त तक यही हाल होगा। फौज इस वक्त इस मुल्क के तमाम इदारों की कमजोरी का बायस बन चुकी है, जिस तरह कैंसर जिस्म में कमजोरी का बायस बनता है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि वो जो आबदोज के मुंह वाली है शिजा फातिमा, उसके पीछे भी भाई लोग निकले हैं कि भाई लोग एक नया जो नेटवर्क है वो शुरू करने जा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत माल बना रहा है जैज, बहुत माल बना रहा है यूफून, तो हम क्यों पीछे रहे। अब कहा जा रहा है कि वो कोई अपनी कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं यूफून टाइप या जैज टाइप, उसमें उनका काम नहीं है, तो उसमें वो काम करना चाहते हैं। और फिर डायरेक्टर भी मेजर जनरल हैं हफीज साहब, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे पर रखते हैं। तो अब पता चला है कि उसके पीछे भी ये निकल आए हैं कि जी हम अपनी कंपनी बनाएंगे, फिर खंभों की जरूरत होगी और फिर खंभे हम अपनी मर्जी से लोगों के सरों पे, लोगों के सीनों पे लगाएंगे। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि अहमद फरहाद साहब खूबसूरत शायरी करते हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक है, इनको पहले लापता किया गया, इनकी बीवी पे मुकदमा बना, लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी आबोताब के साथ मौजूद थी, बाबर स्टार मौजूद थे, कियानी साहब मौजूद थे, इजाज इसहाक मौजूद थे। तो उन जजों ने जो है वो बाजियाब कराया था अहमद फरहाद को, पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि इनको बाजियाब कराएं, तो उस वक्त बाजियाब हो गए अहमद फरहाद साहब। लेकिन अब लगता है कि वो लंबे अरसे के लिए जो है वो गुम होंगे। अल्लाह करे कि वो जल्द बाजियाब हो जाए। बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर जो है वो अगली खबर ये है कि हासिलपुर में दो भाई हैं, उनकी दो दुकानें हैं, उन पर एक फ्लेक्स लगा हुआ था, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर और मुख्यमंत्री की तस्वीरें थी। आंधी की वजह से वो फटा, आधा नवाज शरीफ फट गया, आधा रह गया। उन दो भाइयों की दुकानें सील हो गई, उन पे मुकदमा दर्ज हो गया। वैसे भी वो पठान थे कि आप लोगों ने जानबूझकर ये किया है। तो बहरहाल फिर भाई दौड़े दौड़े गए, उन्होंने नया फ्लैक्स बनवाया, उसका पीछे से चौखटा बनवाया और फिर लगाया। लेकिन जब फिर लगाया तो उस पे नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं थी, थोबड़ा नहीं था, तो कहा गया कि आपने नवाज शरीफ की इंसल्ट की है। बहरहाल वो दो भाई, उन पे FIR भी हो गई है और उन पे मुकदमा दर्ज हो गया है और उनकी दुकानें भी सील हो गई हैं। ये तहसील हासिलपुर में हुआ है। क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे एक खुली जेल की सूरत अख्तियार कर गया है? पाकिस्तान को उन्होंने अमली तौर पर एक जेल खाने में तब्दील कर दिया है। अब पाकिस्तान एक लिविंग प्रिजन, जीती जागती जेल बन चुका है, जहां तूलो अर्ज में जो भी अपने हकूक, वसाइल और मसाइल की बात करेगा वो सब गद्दार करार दिए जाएंगे। इन पर फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के टैग लगाए जाएंगे और उन्हें बागी व रियासत दुश्मन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस जो है ना वो इसके जरिए इन लोगों से जो अब नाखुदा बन बैठे हैं, इल्तमास करता हूं कि अगर आप में थोड़ी सी भी अकल बची है तो खुदारा पाकिस्तान को मजीद खून और दलदल में न धकेलें। आज बलोचिस्तान का मंजरनामा यह है कि डेरा मुराद जमाली से लेकर चमन तक पूरा बलोचिस्तान एक कैद खाने में तब्दील कर दिया गया है। ये कहना है अखुंदजादा हुसैन यूसुफ जई का कि बलोचिस्तान बजाय किसी जेल में मुंतकिल करने के, किसी थाने में ले जाने के, चमन से लेकर क्वेटा तक
कोयटा से लेकर पंजगोर तक, पंजगोर से लेकर लोरालाई तक एक ओपन जेल है। वहां आप बाहर नहीं निकल सकते। 16 जिलों में पहले पानी नहीं है, वहां आप एहतजाज नहीं कर सकते, अपना हक नहीं मांग सकते। अब ये नहीं कह सकते कि हमारा प्यारा वो घर से गायब हो गया है। किसने गायब किया है, किसने लापता किया है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी, क्योंकि रकबा सबसे ज्यादा है, पहले भी बता चुका हूं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और ओपन एयर जेल है। वहां आप एक जेल में रह रहे हैं, जबकि सरफराज बुगटी पूरे पूरे अखबारात के फ्रंट पेजेस पे वो इश्तिहारात दे रहा है कि बलूचिस्तान में हमने शहद की और दूध की नहरें बहा दी हैं। आकर आप बलूचिस्तान में देखें, कल के आप अखबारात देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चला और बलूचिस्तान इतनी तरक्की कर गया। ये चाबी वाला खिलौना कह रहा है, ये जो जर्नैलों का खिलौना है, ये जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, अब नून लीग में जाने की तैयारी कर रहा है, उसने मरियम सफदर के जो है ना वो सुन्नत पे चलते हुए पूरे उसने कहा तरक्की तो अखबारों में होती है, वैसे तो करनी नहीं है। उसने भी बहरहाल अखबारात इश्तिहारात से भर दिए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।